हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हमेशा की तरह अच्छे से रहें। हाँ भाई बच्चों, देखिए ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ समझने के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अच्छे से समझें। जो एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे उसको थोड़ा तरीके से दिमाग को एकाग्रचित रख कर के समझिए, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया या फिर इसका 50 to 75 भी समझ में आ गया तो आप कह सकते हैं आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है उसकी थीम आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर का मेन पार्ट है आप कह सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को समझने से, इसके रिज़ल्ट को समझने से ही हमारे एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अभी तक एग्ज़ाम में ये एक्सपेरिमेंट पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं है ना, इस प्रयोग के जो रिज़ल्ट हैं उनको ज़रूर पूछा जाता है। तो वो जो रिज़ल्ट हम पढ़ेंगे तो उनके ऊपर आपको अपना पूरा दिमाग लगा देना है। ठीक है, एक चीज़ समझ में। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन वीडियो होगा, तो थोड़ा ये समझिए बच्चों कि आपको ये वाला वीडियो तो तरीके से देखना ही देखना है, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो की शुरुआत में इसी वीडियो के एंड से या आधे भाग से करूँगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे को दोबारा समझानी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये बिल्कुल मैं आपको वापस से समझाऊँगा। तो वो वाला सेशन अपन ऑनलाइन भी करेंगे, वीडियो को तरीके से और तसल्ली से समझें। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर के अंदर, वो है हर्ट्ज, हॉलबॉक्स और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। हालांकि इन एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ समझ लेते हैं कि हर्ट्ज को कैसे लगा होगा। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट वैसे कुछ दूसरा था। हर्ट्ज जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर काम कर रहा था, गलती से उसने इस चीज़ का अध्ययन भी कर लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पंत और दो काज हो गए उसके साथ में। कर रहा एक चीज़ के लिए था, रिजल्ट उसको दो चीज़ के मिल रहे थे। ठीक है, तो हर्ट्ज के साथ में तो आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस ही ऐसा बैठ गया कि उसको पता चल गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम की कोई चीज़ होती है। चलिए देखिए, एक हम जो हमारे घरेलू लेवल पे कैसे देख सकते हैं कि ऐसा, घरेलू लेवल मतलब लेबोरेटरी में हम हमारे दृष्टिकोण से इसे कैसे देख सकते हैं वो भी संभव है। कैसे बच्चों, वो समझा देता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है बच्चों स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या करती है। क्या करती है बच्चों स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी? क्या करती है? आवेश का संसूचन, कोई वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है, यही करती है। चलिए, अब इससे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से इस चीज़ को कैसे देखा जा सकता था। देखिए, ये मेरे पास में एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में मान लेता हूँ, इसको सजा लेना आप आराम से। और इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के अंदर ये मेटेलिक रॉड है, धात्विक छड़, और इसके यहाँ पर सोने की दो पतली पत्तियाँ लगी हुई हैं, और इनके मध्य कुछ एक निश्चित दूरी आप कह सकते हैं। यहाँ पे कॉर्क से हमने इसे पेटी पैक कर दिया है, बिल्कुल वायुरुद्ध कर दिया है। कांच का ये पात्र है, आप सभी को पता है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ होता है? मेटेलिक डिस्क, धात्विक चकती रखी हुई होती। अब क्या करें, इस धात्विक चकती को किसी चालक तार की सहायता से कनेक्ट कर दो किसी प्रकाश संवेदी धातु से। इसको किससे कनेक्ट किया अपन ने? प्रकाश संवेदी धातु से। ठीक है, और ये जो प्रकाश संवेदी धातु है वो इनिशियली मतलब प्रारंभ में बच्चों उदासीन है। अगर उदासीन है तो मतलब उसके पास में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं तो इसका मतलब इनके मध्य की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता चला? चलिए, अब हमारा एक्सपेरिमेंट समझिए। हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों को क्या कर रहे हैं? आपतित कर रहे हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को हमने किसके ऊपर आपतित किया? इस प्रकाश संवेदी धातु, आप सीजियम ही मान लीजिए या जिंक मान लीजिए, नॉर्मली मिल जाएगी जिंक आसानी से। तो हमने इसको जिंक के ऊपर क्या किया?
आरोपित किया या फिर सीजियम के ऊपर हमने आरोपित किया। कुल मिलाकर के इस प्रकाश संवेदी धातु पर हमने इसको आरोपित किया। जैसे ही आरोपित किया इस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो धातु सतह कैसी हुई, धनावेशित या फिर ऋणावेशित? बताओ भाई, यदि कोई सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वह सतह कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। हो गई, तो पहले थी उदासीन और अब हो गई ये आवेशित, और वो भी कैसी, धनावेशित। लेट्स सपोज करो हमने ज़्यादा फोटोन को आपतित किया था तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वो एक्सपेरिमेंट में हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये आवेशित हुआ तो वो आवेश कहाँ से संसूचित हुआ, यहाँ से संसूचित हुआ। ये जो सोने की पत्तियाँ थी इनके बीच का ये जो गैप था पहले कम था, अब फैल गई। इसका मतलब वस्तु कैसी हो गई, आवेशित हो गई। तो हमने बोला पहले तो उदासीन ली थी, लेकिन जैसे ही हमने परावैंगनी किरण को आपतित किया तो थोड़ी देर बाद में इन पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ गई प्रतिकर्षण के कारण। इसका मतलब है क्या हुआ, वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इस वस्तु के साथ में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए फिर जैसे जैसे हम और प्रकाश डालते जाते हैं इनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। तो हम बोलते हैं कि सारा का सारा खेल प्रकाश के कारण था। जितना ज़्यादा और जितना अच्छा प्रकाश हमने इसके ऊपर आरोपित किया उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकले, उसके कारण धातु सतह धनावेशित हुई और इन पत्तियों के मध्य का गैप बढ़ता गया। बताओ भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आया नहीं आया? आया। आप कोई जरूरी नहीं है कि वो धातु सतह उदासीन ही ले, आप इसे धनावेशित भी ले सकते थे। धनावेशित लोगे तो इनके मध्य की दूरी पहले से ही ज़्यादा होगी। अब क्या करो, सॉरी धनावेशित नहीं, ऋणावेशित लो एक बार के लिए। तो ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज करो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज़्यादा थे, उदासीन अवस्था से 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, एक केस मान लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे मतलब आवेश ज़्यादा था। आवेश ज़्यादा था तो इन पत्तियों के मध्य प्रतिकर्षण भी ज़्यादा था। अब जैसे ही अपन ने इसके ऊपर प्रकाश आरोपित किया, इससे ये चारों इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाल दिए। 4 निकाल दो आप। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लो, बाहर निकालो, चारों के चारों। तो फिर अभी क्या हो गई, उदासीन हो गई। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक बार में तो निकले नहीं होंगे। पहला फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, दूसरा फोटोन आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन एक एक करके बाहर जा रहे थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी एक एक करके आ रही थी। तो हम बोल रहे हैं इसका आवेश जो है, ऋणात्मक आवेश, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अरे पहले 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणात्मक आवेश था, फिर 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर हुआ, फिर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर हुआ, फिर 1 और फिर उदासीन हो गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे आवेश धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे आवेश कम होता जाएगा तो इनके मध्य का प्रतिकर्षण बल कम होता जाएगा। प्रतिकर्षण बल कम होता जाएगा तो ये क्या आती जाएंगी, पास पास आती जाएंगी। तो हम बोलेंगे कि पहले तो ये पत्तियां दूर दूर थी और अब इनके मध्य की दूरी क्या हो गई, प्रारंभ की तुलना में कम हो गई। इसका मतलब वस्तु का आवेश चेंज हुआ। क्लियर है ये बात? तो पहले ऋणावेशित थी, अब पास में आ गई। इसका मतलब उदासीन हो गई या फिर धनावेशित हुई। उदासीन हुई होगी वैसे तो, ठीक है, तभी पास में आएंगे। फिर और ज़्यादा प्रकाश आपतित करोगे, अब इससे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तो अब क्या हो जाएगी, अब ये धनावेशित होना चालू हो जाएगी। वापस से इनके मध्य पत्तियों का गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ उन्हें पता चली कि जब कोई प्रकाश किसी धातु सतह पर आता है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मतलब वो धातु सतह आवेशित तो हो ही जाती है। आवेश होती है तो उसका संसूचन हम किसी भी संसूचक से कर सकते हैं। और आवेशों के संसूचन के लिए हमने बहुत सारे उपकरणों को डिस्कस किया। मतलब डिस्कस तो इसी को किया था, औरों के हमने नाम पढ़े हैं। जैसे आपको एक याद होगा वोल्टामीटर, जिसे बहुत सारे बच्चे वोल्टमीटर लिखते हैं, है ना। एक होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, प्रक्षेप धारामापी जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक तरीका तो ये था। अब एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई देखो, एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में मैं लिख देता हूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। और ये आप एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं हॉक्स और लेनार्ड की देन है। लेनार्ड वो वैज्ञानिक थे जिसने इस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ये ध्यान में रखना।
लेनार्ड ने सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश की थी। उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी। हॉक्स जो हैं, ये जिन्हें हॉलवॉक्स भी कहा जाता है, इनके पास में तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आया तो इनके लिए थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट था कि ये हो क्या गया। फिर इन्होंने जो चीज़ किया उसे समझाया किसने? लेनार्ड ने। लेनार्ड ने इस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। चलिए अब एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझिए। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चों एक क्वार्ट्ज की निर्वातित नली है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। कुछ बुक्स में इसको क्वार्ट्ज नलिका लिखा गया है और कुछ बुक में कांच की निर्वातित नलिका लिखा गया है। तो आप जो भी नलिका यूज़ करें उसका नाम स्पष्ट कर दीजिएगा। मैं वैसे अपनी बुक का अगर रेफरेंस लूँ तो इसे कांच की नलिका लिख लेते हैं, निर्वातित कांच की नलिका ना। और इस निर्वातित कांच की नलिका के दोनों छोर पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा लिए। फिर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर यूवी रेज आपतित हो सकती हैं, ठीक है, ये वाला। इस इलेक्ट्रोड को जिंक से कोटेड किया गया है, जिंक से या सीजियम से, जो भी आप चाहें। मोस्टली बुक में जिंक ही लिखा हुआ होता है। और इसके ऊपर ये जो प्रकाश आ रहा है वो यूवी प्रकाश है। लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास। तो ये यूवी प्रकाश आ रहा है इसके ऊपर। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किससे कोटेड है बच्चों? जिंक से कोटेड है, ये बात ध्यान में रखना। और जिंक से कोटेड इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। और सामने वाला क्या है बच्चों? एनोड है, एनोड प्लेट। एनोड प्लेट को मैं ए लिखूंगा, कैथोड प्लेट को मैं के से प्रदर्शित करूंगा। कैथोड प्लेट के ऊपर किसकी कोटिंग की गई है? जिंक की कोटिंग की गई है, या फिर जिंक की ही बनी हुई है, आप ऐसा मान सकते हैं। फिर इन इलेक्ट्रोडों का संयोजन देखो कुछ ऐसा है। अब ये थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। यहाँ पर लगेगा दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक, ये जो चीज़ है इसे हम बोलेंगे दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर, परिवर्तक। आप इनका नाम दे दीजिए 1, 2, 3, 4, ऐसे पॉइंट का हमने नाम दे दिया किस तरीके से संयोजन है। फिर परिपथ में वोल्टेज को नापने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? आरोपित वोल्टता को नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। उस आरोपित वोल्टता को परिवर्तित करते रहने के लिए एक विभव वितरक का भी उपयोग किया जाता है। ये जो है ना, ये क्या है यहाँ पर बच्चों? विभव वितरक। इसकी सहायता से आरोपित वोल्टता को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर ये बैटरी का धनात्मक यहाँ पर एक कुंजी और ये कनेक्शन ऐसा कंप्लीट। डन। एक चीज़ और है, यहाँ पे धारा कैसे नापेंगे? प्रकाश विद्युत धारा। तो उस धारा को नापने के लिए एक अमीटर लगाया जाता है। और वो वास्तविकता में कैसा अमीटर है? माइक्रोमीटर। क्यों है माइक्रोमीटर? क्योंकि प्रवाहित होने वाली धारा परिमाण में बहुत कम होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी हमने दर्शा दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएगा? एनोड की ओर जाएगा, बेसिक सी बात है। हाँ भाई, प्रैक्टिकल चालू करते हैं भाई। आप देखो बच्चों, समझो इस चीज़ को, है ना, धीरे धीरे काम करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल में हुआ क्या वो चीज़ समझते हैं। क्या हो रहा है वो समझिए।
सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो यूवी प्रकाश है वो किसके ऊपर आपतित हो रहा है। आंसर है कैथोड प्लेट के ऊपर आपतित हो रहा है। ये कैथोड ही कैसे है तो आप समझिए, कैथोड हम बेसिकली मानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये देखो यूं दिख रहा है क्या, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से, ठीक है। एनोड बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है। कम्यूटेटर क्यों लगाया, क्योंकि किसी दिन या किसी समय मेरा मन चेंज हो गया कि नहीं ये माइनस का, मेरे को इस प्लेट को प्लस का बढ़ाना है, तो फिर मैंने कम्यूटेटर लगा दिया। मैं कम्यूटेटर की सहायता से इस नेगेटिव प्लेट को मेरी मर्जी के अनुसार कभी भी प्लस में कन्वर्ट कर सकता था। बात समझ में आई क्या। तो कम्यूटेटर क्या करता है, ध्रुवता परिवर्तन कर सकता है। जो प्लेट प्लस की थी उसे माइनस का, जो माइनस की थी उसको प्लस का कर सकता है। इसलिए इस कम्यूटेटर की आवश्यकता पड़ी, इस दिक् परिवर्तक की आवश्यकता पड़ी। जो हम इसके थ्रू वोल्टेज आरोपित करेंगे वो वोल्टेज यहाँ वोल्टमीटर से, परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी प्रकाशिक धारा वो यहाँ से। ऑलराइट, चलिए सबसे पहला केस समझिए बच्चों क्या हो रहा है। ये बैटरी, ये कुंजी हटा दो एक बार के लिए, ये कुंजी को एक बार के लिए मैंने ऐसा बोला कि लगी हुई नहीं है, या फिर बैटरी लगी हुई है और वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी तो मैंने 0 वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। वेरिएबल बैटरी में क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से विभव वितरक एडजस्ट किया कि फिर यहाँ से आरोपित वोल्टता वो क्या है, 0 है बच्चों, ठीक है। हमने कोई वोल्टता आरोपित नहीं की। अब क्या हो रहा है वो समझिए। आपतित वोल्टता क्या है, 0 है, आरोपित वोल्टता 0 है। यूवी रेज ले रहे हैं, इसका मतलब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है, ये बात ध्यान में रखना। तो जब हमने प्रैक्टिकल करना चालू किया तो हम बोले कि शुरुआत में ना तो कोई वोल्टेज दी और आवृत्ति को नियत रखा, आवृत्ति को नियत रखा और फिर यूवी रेज को किसके ऊपर आपतित करवाया, आंसर है कैथोड प्लेट के ऊपर आपतित करवाया। कैथोड प्लेट कैसी थी, प्रकाश संवेदी थी। प्रकाश संवेदी धातु है, जिंक की बनी हुई है, जिंक लेपित प्रकाश संवेदी धातु है। तो जैसे ही फोटोन इसके ऊपर आए, इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर निकले और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जा रहे हैं, आंसर है एनोड की ओर जा रहे हैं। क्या हुआ, एनोड की ओर जैसे गए तो देखो ये सर्किट ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, ये होगा, किसी भी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते थे। तो मैंने बोला ये बहुत सही तरीका है। सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एक ट्रेवल हो गया एक बंद परिपथ के अंदर, ट्रेवल हुआ नहीं हुआ। अगर वो ट्रेवल हुआ तो परिपथ में क्या बही, धारा बही। तो हमने बोला कि हम आरोपित वोल्टता तो कुछ दे ही नहीं रहे थे लेकिन फिर भी धारा बह गई। क्यों, क्योंकि इस धातु सतह पर क्या आपतित करवाया था, प्रकाश आपतित करवाया था। कौन सा प्रकाश, यूवी रेज, ठीक है। यूवी प्रकाश, यूवी प्रकाशिक किरणें आपतित करवाई थी हमने, है ना, पराबैंगनी प्रकाशिक किरणें आपतित करवाई थी। बात समझ में आई। फिर ये बहने वाली धारा क्या कम और ज़्यादा कर सकते थे हम, तो हमने बोला कि ये जो यूवी रेज जो पहले आप 10 फोटोन लेकर के आ रहे हो, इन फोटोनों की संख्या को बढ़ा दो, है ना। जो 10 लेकर के आ रहे हो 1 सेकंड के अंदर, अब आप उसी सतह के ऊपर 50 लेकर के आ जाओ, फोटोनों की संख्या को बढ़ाओ। जैसे ही हमने फोटोनों की संख्या को बढ़ाई, ये देखने को मिला कि प्रकाश विद्युत धारा का जो परिमाण, यहाँ पर जो विक्षेप है ना इसका काटा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। पहले 10 के कारण आ रहा था, 50 फोटोन के कारण आए। तो हमें ये पता चला बच्चों कि जैसे जैसे फोटोन को बढ़ाते हैं धारा का परिमाण बढ़ता है। धारा क्यों बढ़ी भाई, धारा क्यों बढ़ी, आवेश ज़्यादा होगा तो धारा बढ़ेगी। समय का तो कोई था ही नहीं यहाँ पे लॉजिक अभी, है ना, समय तो उतना ही ले रहे हैं, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि धारा एकदम से कैसे बढ़ गई, तो हमने बोला आवेश बढ़ा होगा। I बराबर क्या होता है, Q/T। आवेश किस पे निर्भर करता है, आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी उतना ही ज़्यादा आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, ठीक। तो अब हमारा लॉजिक क्या बैठा, हमारा पहला लॉजिक ये बैठा बच्चों कि जैसे जैसे आपतित फोटोनों की संख्या को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, आपतित फोटोनों की संख्या को बढ़ाते हैं, धातु सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। इन फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो फिर बहने वाली प्रकाशिक धारा का परिमाण भी बढ़ जाता है। तो प्रकाश विद्युत धारा किस पे निर्भर कर रही है, आंसर है आपतित फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं तीव्रता। क्या बोलते हैं इसे,
तीव्रता। किसी एकांक सतह पर आने वाली ऊर्जा, है ना, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एकांक समय में आने वाली ऊर्जा या उससे उत्सर्जित ऊर्जा ही क्या होती है, उसकी तीव्रता। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रकाशिक तीव्रता। फोटोनों की संख्या को बढ़ाएंगे, इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। इसको आप कैसे समझेंगे? फोटोनों की संख्या को आप इनडायरेक्टली किस चीज़ से समझें, तो आप इसे समझें किससे? प्रकाश की तीव्रता से। कि अगर आप फोटोनों की संख्या को बढ़ाओगे तो आप इनडायरेक्टली प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हो। एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ाना, इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना। तो टर्म जो यहाँ पर यूज होती है वो प्रकाश की तीव्रता है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं, मतलब फोटोनों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश विद्युत धारा किस पे निर्भर करती है बच्चों? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। कंडीशन अप्लाइड। अब कंडीशन समझो। क्या यहाँ पे कोई सा भी प्रकाश आ सकता है? नहीं, हमने फिक्स कर दिया यूवी प्रकाश। ये कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दहली आवृत्ति से ऊपर वाला प्रकाश है। दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बात समझना। यहाँ पर सबसे पहला रिजल्ट, और रिजल्ट किसके लिए देख रहे हैं? प्रकाश विद्युत धारा के लिए देख रहे हैं कि प्रकाश विद्युत धारा किस पे निर्भर कर रही है। तो सबसे पहली प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता किसके ऊपर है? आंसर है आपतित प्रकाश पर। आपतित प्रकाश पर प्रकाश विद्युत धारा की निर्भरता। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया उसको थ्योरी में कैसे लिखोगे वो समझिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश की तीव्रता को, ये ध्यान में रखना है। शुरुआत कहाँ से करोगे? दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश हेतु, या फिर आप क्या लिखेंगे? दहली आवृत्ति एवं उससे अधिक आवृत्ति के प्रकाश हेतु। चलो मैं लिख ही देता हूं। दहली आवृत्ति एवं उससे अधिक आवृत्ति के प्रकाश हेतु। जब आवृत्ति को क्या रख रहे हैं बच्चों? नियत। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी तक चेंज नहीं किया, यूवी रेज ही आ रही है। आवृत्ति को नियत रखते हुए आपतित प्रकाश की तीव्रता को क्या किया जाता है बच्चों? बढ़ाया जाता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से कौन बढ़ रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। बढ़ाया जाता है तो कैथोड प्लेट से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। रेफरेंस के लिए क्या यूज करोगे? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। क्या भाई? I बराबर Q बटा T और Q बराबर होता है NE बटा T। याद रखने के लिए N को बढ़ाया, N को बढ़ाया तो Q बढ़ा, Q बढ़ा तो I बढ़ा।
बात समझ में आ गई क्या? पता चल गया? कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। जो बोल रहा हूं उसी को ध्यान में रखना। प्रकाश विद्युत धारा किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। यही वो कारक है जिसके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है? यही वो कारक है, कौन सा? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर ही प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है। इस चीज को गांठ बांध लो। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओ, प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी, ठीक है? चलिए अब इसका एक ग्राफ है, ये उतार लीजिए। इस चीज को उतारो जल्दी से। इसको जल्दी से उतारें। और अब इसका एक छोटा सा ग्राफ है, देखो समानुपाती का ग्राफ हो गया। एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पर इसका ग्राफ अगर हमें बनाना पड़े, किस किस के बीच में? आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रकाश विद्युत धारा, ये हमें प्राप्त हो रही है तो y पे आएगी, और जो हमने दिया वो x पे आता है। क्या है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? समानुपाती। लिख दीजिएगा, प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती प्रकाश की तीव्रता। ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। समानुपाती का ग्राफ सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? हो गया डन? चलो, तो ये ध्यान में रखना, प्रकाश विद्युत धारा निर्भर कर रही है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। डन? अब इसका दूसरा पॉइंट समझिए। इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है आरोपित विभव पर। किस पर बच्चों? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो तीसरा पॉइंट तो शायद नेक्स्ट डे भी देख लें। आरोपित विभव पर, कि आरोपित विभव पे कैसे निर्भर करती है। आरोपित विभव के आप दो भाग कर लीजिए। दो भाग कैसे? एक धनात्मक विभव के लिए और एक ऋणात्मक विभव के लिए, ठीक है? सबसे पहले समझना इस चीज को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि जब यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे थे, क्या धारा शून्य थी? आंसर है नहीं, धारा तो बह रही थी, कम ही बहे, लेकिन कुछ ना कुछ मान में धारा बह रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश आ ही रहा था, प्रकाश को हमने रोका ही नहीं। प्रकाश आया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ और उसने एक सर्किट कंप्लीट किया। सर्किट कंप्लीट किया तो प्रकाश विद्युत धारा तो पहले भी बह रही थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश आपतित हो रहा था। बात समझ में आ गई क्या? तो जब वोल्टेज 0 था तब भी धारा का मान कुछ ना कुछ तो है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? अब वोल्टेज को 0 से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, धनात्मक भाग की ओर। जैसे 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.2, 1.5, ऐसा धीरे धीरे करके हम उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे अब समझना इस चीज को, जैसे जैसे हम धनात्मक विभव वितरक की सहायता से एनोड प्लेट को धनात्मक बनाते जा रहे हैं या फिर धनात्मक विभव देते जा रहे हैं। एनोड विभव भी तो प्लस की होगी, अरे प्लस का 1 प्लस का 2 होगा तो किसके लिए होगा? ये तो ये एनोड प्लेट और प्लस की होगी, और प्लस की होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर क्या होते जाएंगे? खींचे चले आते जाएंगे। या फिर ये प्लेट और ऋणात्मक होती जाएगी तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या होंगे? निकलेंगे। क्लियर है ये बात? तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? निकलना चालू हुए। तो जैसे जैसे आपने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाया, इसमें पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एनोड प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती गई? बढ़ती गई। कुल मिलाकर के यहाँ पे प्रति सेकंड आने वाला आवेश ज़्यादा हो गया। आवेश ज़्यादा हो गया तो फिर बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, धीरे धीरे करके बढ़ा। क्योंकि वोल्टेज को आपने बढ़ाया तो फिर धारा का मान भी बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक निश्चित वोल्टता के बाद में आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो, यहाँ से आपने वोल्टेज तो बढ़ाया, विभव वितरक की सहायता से आपने वोल्टेज तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ा दिया, खूब बढ़ाया। लेकिन आपको देखने को मिला कि मैं वोल्टेज तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन प्रकाश विद्युत धारा के मान में परिवर्तन
नहीं आ रहा। प्रकाश विद्युत धारा सैचुरेट कर गई, मैक्सिमम जहाँ तक उसे पहुँचना था वो पहुँच गई। उसके बाद में उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे से काम नहीं होगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं बह सकती हूँ। ऐसा क्यों हुआ? तो हम बोलते हैं इस धातु सतह की भी एक प्रॉपर्टी है। क्या भाई? ये कुछ ऐसा है बच्चों, पीट पीट कर हम आपको पढ़ा तो देंगे, लेकिन आपकी भी पढ़ने की एक क्षमता है जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, है ना। हर एक इंसान की जो बोलता है ना कि लिमिटलेस काम कर सकते हो, भैया ये कहने की बातें हैं लिमिटलेस, ठीक है। लिमिटलेस कुछ नहीं होता। इस संसार में सिर्फ ये ब्रह्मांड ही है जो कि हमारे लिए अभी लिमिटलेस है, क्योंकि हम उसे ज्ञात नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इसलिए वो लिमिटलेस है। और तो हर एक चीज़ की हमारी तो बच्चों अभी तक एक लिमिट है, क्योंकि इंसान अपनी लिमिट को अभी तक कुछ जान ही नहीं पाया है ना। जब जान ही नहीं पाया तो फिर हमारी लिमिट तो सीमित हो गई है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि हमारी खुद की भी एक पढ़ने की या काम करने की एक क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। सेम ऐसा का ऐसा धातु सतह की भी एक क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा ये धातु सतह भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। मतलब अगर इस धातु सतह की क्षमता 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन निकालने की है, तो आप इसको चाहे कितनी कोशिश कर लो, ये 1 सेकंड में 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगी। आप सोचो कि मैं कोशिश करके 1000 से 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, शुरुआत में इससे देखो, शुरुआत में क्या हुआ, आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी। पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, फिर 50 निकले, फिर 100 निकले, फिर 200 निकले, फिर 1000 निकले। लेकिन जैसे ही 1000 इलेक्ट्रॉन इससे निकलना चालू हो गए 1 सेकंड में, इसके बाद में इसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब 1000 ही निकल सकते हैं, तू चाहे कितनी कोशिश कर ले, ठीक है। तो ऐसा काम इसके साथ में हुआ। ये धातु सतह की क्षमता के ऊपर बात आकर के अटक गई कि धातु सतह की खुद की एक क्षमता थी, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल सकती थी, इससे ज़्यादा वो निकाल नहीं पाई। तो फिर धारा क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। सैचुरेट मतलब संतृप्त हो गई, जितनी उसे बहना था उतनी बह गई। समझिए इस चीज़ को। अब इस चीज़ का मतलब ये है बच्चों, नोट्स आपको मिल जाएंगे। वोल्टेज पॉजिटिव इस तरफ है, प्लस का भी आप कह सकते हैं, इस तरफ प्लस का है, इस तरफ अगर मैं V लिखूँ तो वो कैसा होगा? माइनस का होगा। वोल्टेज है, विभव है, ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पर है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। अब क्या हुआ वो समझिए। हम बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ धारा तो बिल्कुल बह रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है? फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। फिर तो धारा, जब वोल्टेज 0 था तब भी कुछ ना कुछ धारा का मान तो था, ये वोल्टेज 0 है यहाँ पर। फिर जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते गए, धारा के मान में क्या होती गई? वृद्धि होती गई, वृद्धि होती गई, वृद्धि होती गई। और एक निश्चित वोल्टा के बाद में ये धारा क्या कर जाती है? सैचुरेट कर जाती है, संतृप्त हो जाती है, सीधी जाने लगाती है। फिर धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो धारा है ये संतृप्त धारा है। इसे कौन सी धारा बोलेंगे? संतृप्त, ठीक है। ये धारा कौन सी है? संतृप्त धारा है। इससे ज़्यादा धारा नहीं बह सकती वोल्टेज को बढ़ाने पर, ठीक है। ये वाली धारा क्यों गई? तो हम बोलते हैं कि धातु सतह जो है उसकी जो क्षमता है वो आपने थोड़ी देर के लिए बढ़ाने की कोशिश करी, वो बढ़ी, लेकिन उस क्षमता से ज़्यादा तो काम नहीं कर सकते आप, इसलिए फिर वो सैचुरेट कर गई, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये पता चला? तो हमने बोला धनात्मक विभव बढ़ाने पर फिर धारा के मान में थोड़ी बहुत क्या होती है? थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, उसके बाद में धारा संतृप्त हो जाती है, ठीक है। तो कह सकते हो कि विभव को ज़्यादा बढ़ाने पर भी धारा के मान में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। चलिए अब नेगेटिव विभव की बात करते हैं। आपने नेगेटिव विभव कैसे दोगे भाई? नेगेटिव विभव देने के लिए इस ए प्लेट को क्या करना पड़ेगा? माइनस का बनाना पड़ेगा भाई। कैसे बनाओगे? दिक् परिवर्तक की सहायता से कुछ ऐसा कनेक्शन कर दो, ऐसा, गौर करो, प्लस, ओके, नहीं ये ओके, सॉरी बच्चा, सॉरी, देखो प्लस, ऐसा, माइनस, ऐसा, ठीक है। पता चल रहा है ना? तो हमें ये पता चला कि अब प्लस तो चला गया कैथोड के पास में और माइनस चला गया किसके पास में? एनोड के पास में। तो देखा जाए तो एनोड जो पहले पॉजिटिव था, है ना, धन टर्मिनल पर था, धन टर्मिनल की तरह काम कर रहा था, अब वो नेगेटिव का हो चुका है।
ये इलेक्ट्रॉन जो इस फोटोन के कारण उत्सर्जित होकर के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये प्लेट भी नेगेटिव है। बताओ क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इस तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। नहीं पहुँच पाएगा तो फिर क्या होगा? बहने वाली धारा जीरो। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया तो फिर सर्किट में धारा बही नहीं। अरे सर्किट में धारा बहाने के लिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना पड़ेगा, वो तो लगा ही नहीं। वो लगा ही नहीं तो फिर धारा का मान शून्य। लेकिन क्या ये धारा उसी समय जीरो हो जाती है? मतलब नेगेटिव करते ही धारा का मान के शून्य हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण है बच्चों, यहाँ पर समझिए, जब इस फोटोन को हम आपतित कर रहे थे तो ये इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, इस इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी एक एनर्जी थी और उस एनर्जी के कारण ये भागते हुए यहाँ तक जा रहा था। ये बात ध्यान रखना, दौड़ते हुए जाता है ये। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं अपन। कैसे भाई? आप लेट सपोज करो कि आपने किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है और आप दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, है ना, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो और फिर पीछे से पिताजी की आवाज आती है, अरे श्याम। और श्याम ने तो आवाज सुन ली और श्याम को पता चल गया कि पिताजी की आवाज है। तो श्याम क्या लगाएगा? अपने ब्रेक लगाएगा एक बार के लिए, है। और ब्रेक लगाएगा तो क्या वहीं रुक जाएगा? क्या? नहीं भाई, नहीं रुक सकता, किसी हिसाब से नहीं रुकेगा। वो थोड़ा सा तो आगे जाएगा और उसके बाद में रुक जाएगा। उसके बाद में उसने ब्रेक लगाए तो उसे थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस ट्रेवल करना ही पड़ेगा। ऐसा ही इन विचारों के साथ में हुआ। ये कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हो। लेट सपोज करो कि आप बाइक पे अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हो और आपने स्पीड खींच रखी है 100 की और बगल में से पिताजी ने देख लिया कि मेरा छोरा तो 100 की स्पीड में पल्सर को घुमा रहा है, अपाची को घुमा रहा है। और पिताजी ने बोला, रे श्याम। और जैसे ये ध्वनि कहाँ पहुँचती है, कानों तक पहुँचती है, वैसे ही आपको पता चल जाता है कि ब्रेक लगा लो, पिताजी की आंखों में आ गए। ठीक है, और आपने क्या लगाया? उसी समय डिस्क ब्रेक लगा दिए। आजकल तो बढ़िया हो गए, तो चिंता मत करो, नहीं गिरोगे आप। ठीक है, तो आपने ब्रेक तो लगाई लेकिन गाड़ी उस समय नहीं जाम हुई। थोड़ा सा तो खिसकेगी, चाहे 1 या 2 मीटर ही खिसके, लेकिन खिसकेगी। क्लियर है ये बात? तो चाहे आप कितने ब्रेक बढ़िया ठोक लो, वो गाड़ी खिसकेगी तो सही। सेम ऐसा का ऐसा है, आपने ब्रेक तो लगा दी नेगेटिव दे करके, एक तरीके से नेगेटिव वोल्टेज देकर के आपने ब्रेक तो लगा दिए, लेकिन वो इतना तेज दौड़ रहे थे कि उनके तेज दौड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मतलब यहाँ तक तेज दौड़ने का मतलब, जिन इलेक्ट्रॉनों के पास में गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है वो अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अभी भी कहाँ पहुँच पाते हैं? एनोड तक पहुँच पाते हैं। एनोड तक पहुँचे तो फिर पूरा सर्किट भी कंप्लीट करते हैं। सर्किट कंप्लीट करते हैं तो धारा भी बहती है। लेकिन कंडीशन है अप्लाइड, अगर इससे 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो क्या सारे 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉनों के पास में उतनी गतिज ऊर्जा है? आंसर है नहीं। दौड़ प्रतियोगिता में सभी के पास में एक समान दौड़ की कैपेसिटी नहीं होती। कोई ज़्यादा दौड़ सकते हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, कोई कम तेज़ दौड़ सकता है, कोई बाइक को ज़्यादा घुमा सकता है, कोई बाइक को कम गति से घुमा सकता है। ठीक है, सेम ऐसा इलेक्ट्रॉनों के साथ में भी था। जिन इलेक्ट्रॉन, सभी के पास में समान गतिज ऊर्जा तो है नहीं, सबके पास में अलग अलग गतिज ऊर्जा है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों के पास में ज़्यादा गतिज ऊर्जा थी बच्चों, वो तो पहुँच गए, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम इलेक्ट्रॉन हो गए जिनके पास में उतनी इलेक्ट्रॉन की उतनी गतिज ऊर्जा हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि 1000 में से शायद 500 ऐसे थे जिनके पास में वो ऊर्जा थी, उसके कारण फिर वो वहाँ तक पहुँचे, उनके कारण धारा भी बही। लेकिन सारे 1000 के 1000 तो नहीं पहुँच पाए। ठीक, तो 1000 से डायरेक्ट क्या हुए? 500 कम हुए। और जैसे जैसे आप यहाँ पे माइनस बढ़ाते जा रहे हो, है ना, जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, माइनस को और बढ़ाते जा रहे हैं, विभव वितरक की सहायता से एनोड प्लेट को और ऋणात्मक करते जा रहे हैं। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल और ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन आया इधर, प्रतिकर्षण बल और ज़्यादा, अब ये बेचारा अब उस पर पहुँच नहीं पा रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपने नेगेटिव और दिया, पहले 500 पहुँच रहे थे, फिर वो 250 हुए, फिर वो 100 हुए, पता चला फिर 50 हुए, फिर कोई पहुँचा ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जैसे जैसे नेगेटिव विभव देते हैं, पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है तो धारा का मान घटता जाता है, और धारा का मान घटते घटते एक स्थिति ऐसी आती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंच पाता, एनोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाता।
जब कोई इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंचा ही नहीं तो फिर कोई धारा भी नहीं, उस स्थिति में धारा क्या हो जाती है? शून्य। और उस स्थिति में जो ऋणात्मक विभव दिया गया उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। क्या बोलते हैं इसको? निरोधी विभव या अंतक विभव भी बोलते हैं, इसे विक्षुब्ध विभव भी बोलते हैं, इसे स्तब्ध विभव भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस से समझिए, ये डेफिनेशन तो पूछी जाती है कि निरोधी विभव या फिर अंतक विभव या फिर विक्षुब्ध विभव से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो क्या है भाई? तो हमें ये पता है कि इस विक्षुब्ध विभव के ऊपर बहने वाली धारा क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये ध्यान रखना है ना। एनोड प्लेट को कैथोड प्लेट के सापेक्ष में धनात्मक विभव दे रहे हैं या फिर ऋणात्मक विभव दे रहे हैं? इस केस में ऋणात्मक विभव। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में एनोड प्लेट को कैथोड प्लेट के सापेक्ष में दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, या फिर जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाता, क्या कहलाता है? अंतक विभव या विक्षुब्ध विभव या फिर निरोधी विभव कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आई क्या? चलिए वापस से इसको तरीके से समझते हैं, आज वाले डिस्कशन को क्या हो रहा है वो समझिए। शुरुआत में हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, धनात्मक विभव को, अब लिख लेना इस चीज को, जैसे जैसे धनात्मक विभव को बढ़ाया जाता है या एनोड को धनात्मक विभव दिया जाता है, प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती जाती है। लेकिन एक निश्चित धनात्मक विभव के पश्चात जब एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत हो जाती है, संख्या में कोई परिवर्तन आया नहीं, तब एक नियत मान की धारा, प्रकाश विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लग जाती है। इस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, फिर कम्यूटेटर की सहायता से या फिर दिक् परिवर्तक की सहायता से जब एनोड प्लेट को कैथोड प्लेट के सापेक्ष में ऋण विभव दिया जाता है तो एनोड प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती है। जैसे जैसे एनोड प्लेट पर ऋण विभव का मान बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लगातार कमी आने से धारा के मान में भी, प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी कमी आती जाती है। एवं एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर एनोड पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। यह विभव, यह ऋणात्मक विभव क्या कहलाता है? निरोधी विभव, अंतक विभव, विक्षुब्ध विभव कहलाता है। ठीक है, ये मैं परिभाषा लिख ही देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये लाइन नहीं याद हो रही हो तो आप ऐसा लिख दीजिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में वह न्यूनतम या फिर वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? अंतक विभव कहलाता है। अंतक, इसे और क्या बोलते हैं? निरोधी विभव, और इसे विक्षुब्ध विभव कहलाता है। ये ध्यान में रखना।
ठीक है। तो धन विभव में प्रारंभ में धारा बढ़ी और फिर संतृप्त हो गई। ऋण विभव में जैसे जैसे ऋण विभव बढ़ाते जाते हैं धारा के मान में कमी आती जाती है एवं एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है, जिसे अंतक विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? डन है देवताओं? चलिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये जो अंतक विभव है ना बच्चों, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे यहाँ पर आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं इस अंतक विभव का मान भी बढ़ता जाता है। ध्यान में रखना क्या भाई, आवृत्ति को जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये अंतक विभव बढ़ता जाएगा। चलो मैं ये आगे आपको और बता दूंगा, अभी ये ध्यान में रखोगे। डन हो गया। चलो एक्सपेरिमेंट के लिए पर्पज से तो इतना ठीक है। आगे कल मतलब मैं इन्हीं को ही रेफरेंस बनाते हुए और डिस्कस करूँगा। कल वाला वीडियो जो है वो बच्चों कौन सा होने वाला है, मतलब जो वीडियो ऑनलाइन होने वाला है वो लगभग 2 बजे के आसपास ऑनलाइन होगा। उससे पहले आप सभी के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑनलाइन होने के लिए, या फिर मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, शायद आपके पास में आ जाए उसका नोटिफिकेशन। तो 2 बजे के आसपास एक बार के लिए यूट्यूब को ज़रूर देख लीजिएगा, शायद मैं उस समय ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ 2 या 3 बजे के आसपास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।